के साथ हम आपको विषमता, जिसको हम स्क्यूनेस बोलते हैं, मूवमेंट और कुकुदता यानी कि कोटोर्सिस, इसके हम कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके जो कंसेप्ट है वो काफ़ी कुछ आपको कवर हो जाएंगे, काफ़ी कुछ आपके मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो अच्छी तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा असत्य है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। सबसे पहले हम डी से शुरू कर रहे हैं कि विषमता धनात्मक होगी। विषमता धनात्मक कब होगी? जब Q3 माइनस Q2 पॉजिटिव होगा Q2 माइनस Q1 से। देखिए मैं आपको सिंपल समझा देता हूं कि विषमता धनात्मक कब होती है। मैं यहां पे बता देता हूं आपको। एक मिनट, हाँ यह समझा देता हूं आपको विषमता धनात्मक कब होती है। बिल्कुल समझ लीजिए, विषमता धनात्मक कब होती है। विषमता धनात्मक तब होती है जब हमारा मीन बड़ा होता है मोड से, क्योंकि मीडियन तो हमेशा बीच में ही रहेगा, ये धनात्मक विषमता है। या Q3 माइनस Q1 बड़ा होगा Q2 माइनस Q1 से। तो इस स्थिति में जो विषमता है वो धनात्मक पाई जाएगी, ये आपको दिमाग में रखना है। और क्वेश्चंस में हमें कुछ इस तरीके का ही चीज दी हुई है जो कि हमें यहां पे दी हुई है। इसमें हमसे बोला गया है कि विषमता कब धनात्मक होगी, यानी कि Q3 माइनस Q2 मोर देन होगा Q2 माइनस Q1 से, तो विषमता धनात्मक होगी। और यदि माध्य बहुलक से बड़ा हो तो विषमता धनात्मक होगी, ये भी सही बात है। यानी कि जब माध्य की वैल्यू बड़ी होती है बहुलक से तो ये धनात्मक होगा। इसका मतलब दोनों ही पॉइंट सही हैं। क्वेश्चन पॉइंट बी में कह रहा है कि μ3 का मान ऋणात्मक हो तो विषमता भी ऋणात्मक होगी। विषमता का मतलब है β1, और β1 को कैसे मेजर करते हैं? μ3 की पावर 2 अपॉन μ2 की पावर 3। तो अगर मान लीजिए जो μ23 है वो ऋणात्मक हो, इसकी वैल्यू मान लीजिए ऋणात्मक है स्क्वायर करके, और ये वैल्यू चाहे जितनी भी हो, चाहे 10 हो चाहे 100 हो, तो ये वाली वैल्यू हमेशा माइनस में ही आएगी। यानी कि जो माइनस की वैल्यू होगी, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर μ3 का मान ऋणात्मक है तो विषमता नेगेटिव ही रहेगी। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सही है। फर्स्ट कह रहा है कि आवर्ती वितरण सदैव असममित होता है। तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आवर्ती वितरण उस समय असममित होता है जब मीन या तो बड़ा हो मीडियन से, मोड से, या छोटा हो। अगर मान लीजिए मीन, मीडियन और मोड बराबर बराबर हैं तो किसी भी तरीके से असममितता नहीं होगी, यानी कि किसी भी तरीके से स्क्यूनेस पाई नहीं जाएगी। इसलिए ये वाला पॉइंट गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो पहले का जो आप आंसर लिखोगे इट विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं कि B2 का मान 3 से अधिक है, यानी कि B2 का मान 3 से अधिक है तो विषमता किस तरीके होगी। दोस्तों हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था, आप याद रखिएगा LMP। L का मतलब जो सबसे ऊंची होती है। इस केस में जो आंसर है वो 3 से ज्यादा आएगा, इस केस में आंसर 3 के बराबर आएगा, और इस केस में आंसर 3 से कम आएगा। यानी कि ये मोर देन आएगा, ज्यादा, कम। ठीक है जी। तो इसमें कह रहा है कि यदि B2 का मान 3 से अधिक है तो कैसी होगी? L, यानी कि लिप्टो कॉर्टेसिस होगा। और इसका मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं कुकुदी। तो इसका मतलब इसका जो नंबर है वो C होगा। यानी कि इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि μ1 आपको दिया हुआ है, μ1 डैश दिया हुआ है 2, μ2 डैश दिया हुआ है 8 और μ3 डैश दिया हुआ है 45, तो μ3 का मान कितना होगा? दोस्तों इसके लिए तो देखो आपको फार्मूला ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसके फार्मूले पुट नहीं करोगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन होना नहीं है। और फार्मूले हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। मैं आपको फार्मूला पहले यहां लिख देता हूं। इस वाले केस में जब आप फार्मूला यूज करोगे μ3 निकालने का फार्मूला, तो फार्मूला आपका बनेगा, मैं आपको देख के लिख देता हूं। जो फार्मूला है वो हमारा है μ3 डैश माइनस थ्री μ2 डैश इंटू μ1 डैश प्लस 2 μ1
1 और इसकी जो पावर है वो है हमारी 3। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, यानी कि μ3 निकालने के लिए हमें μ3 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, μ3 की वैल्यू आपको दी हुई है 45 इंटू 3, μ2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि हमारी है 8 और μ1 की वैल्यू जो है इट विल बी 2 प्लस 2 की पावर 3। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि यहां पे जो वैल्यू आएगी μ3 की इट विल बी 45 माइनस 8 या 24 और मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 48 आ जाएगा। इसमें प्लस करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि इस तरीके से आप निकालोगे तो इसकी आंसर जो है μ3 का वो 13 आएगा। देखिए फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, एग्जाम आपको देना है, लर्न भी आपको ही करना है। मैंने तो देख के लिख दिया पर आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या है μ3 का, μ3 इक्वल टू μ3 डैश माइनस μ2 डैश इंटू μ1 डैश प्लस 2 μ1 की पावर 3, ये आपका फार्मूला है। और इस तरीके से आप करोगे तो जब आपका आंसर आपने 13 निकाला है तो 13 का मतलब आपका ये वाला आंसर आपका डी जो है, डी वो बिल्कुल सटीक माना जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर लिखोगे वो है हमारा डी। ठीक है जी, तो फर्स्ट का ये था हमारा, सेकंड का हमने कवर कर लिया जो कि ये था, और थर्ड का हमें क्लियर हो गया। फोर्थ कह रहा है कि यदि μ2 3 है, μ2 कितना है 3 है, और यदि प्रत्येक मान में 3 से गुणा कर दिया जाए तो μ2 का मान कितना होगा। दोस्तों इस केस में μ2 का मान 27 आ जाएगा। इसको हम एक अलग न्यूमेरिकल करा के आपको सॉल्व करा देंगे, काफी बड़ा न्यूमेरिकल है इसलिए, लेकिन इसका जो आंसर आएगा इट विल बी 27। इसके अलावा दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि बाउले विषमता गुणांक की सीमा क्या है। दोस्तों हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं थ्योरी में जब हमने पढ़ाया था कि बाउले की जो सीमा होती है वो +1 और -1 के बीच में होती है। इसका मतलब पांचवें क्वेश्चन का ये वाला आंसर जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। आप याद रखिएगा, बाउले की होती है +1 और -1 के बीच में, जबकि कार्ल पियर्सन वाली की होती है +3 और -3 के बीच में, जो कि अगला क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं। छठवां कह रहा है कि सममित वितरण में उच्च चतुर्थक और निम्न चतुर्थक की समान दूरी पर होते हैं। देखिए जो Q3 और Q1 जो ये है इसकी समान दूरी पर होता है हमारा मीडियन, यानी कि जो मीडियन होता है वो इसकी समान दूरी पर होता है और माध्यिका से। तो आप याद रखिएगा कि Q सममित वितरण में जो, जैसे मान लीजिए हम एक श्रृंखला ले लें तो ये Q2 है, जितनी दूरी पर Q1 होगा उतनी दूरी पर Q1 होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि माध्यिका से बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। तो छठे का जो आप आंसर लिखोगे, छठे का आप आंसर बी लिखोगे। सातवें क्वेश्चन की बात करें, इसमें लेके आ रहा है कि यदि माध्य 41 है, माध्य दे रखा है 41, बाहुल्य दे रखा है 45 और प्रमाप विचलन दे रखा है 4, तो इस स्थिति में पियर्सन के हिसाब से आपको विषमता गुणांक निकालना है। तो पियर्सन के हिसाब से विषमता गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला यूज कर देंगे जो कि हमारा है मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको कितनी 41, मोड आपको दे रखा है 45 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको दे रखी है 4, यानी कि आंसर आ जाएगा -1। तो इस स्थिति में जो विषमता है वो -1 कहलाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा माध्यिका, माध्य और प्रमाप विचलन के आधारित पियर्सन की गुणांक की सीमाएं कितनी हैं। तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बाउले के हिसाब से जो स्क्यूनेस होती है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट -1 और +1 है, जबकि कार्ल पियर्सन के हिसाब से जो स्क्यूनेस होती है उसकी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट 3 है। तो इसके हिसाब से जो आंसर है वो 3 माना जाएगा। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 8 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए। आगे हम कंटिन्यू कराते हैं इस क्वेश्चनों को। 9 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि एक समेत वितरण के लिए, एक समेत वितरण के लिए होता है क्या, समेत वितरण क्या होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि β1 0 समेत वितरण की स्थिति में क्या होता है, β1 मोर देन 0 होता है, या β1 0 होता है, या β1 1 होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि β1 का जो फार्मूला होता है
बीटा 1 का जो फार्मूला होता है ये हमारा होता है म्यू 3 की पावर 2 अपॉन म्यू 2 की पावर 3। तो दोस्तों इस स्थिति में जब हमारा सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी, सिमेट्रिक एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रीक्वेंसी का, उस केस में म्यूटा 3 जो है वो हमेशा 0 के बराबर होगा, और 0 में आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर दोगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब बीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी इस स्थिति में जो विषमता होगी वो 0 होगी। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो 9वें का जो आंसर है वो ए बैठेगा। 10वें की बात करें तो किसी वितरण का प्रमाण विचलन 5 है, यानी किसी वितरण का मतलब कोई श्रृंखला है उसका प्रमाण विचलन 5 है, यानी कि आपका जो प्रमाण विचलन की वैल्यू है वो 5 आपको दे रखी है। ठीक है जी। यदि आवृत्ति वितरण मध्य कुकुंदी है, मध्य मतलब ये हुआ कि जो हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो मूवमेंट है, जो बीटा 2 है वो 3 है, ये हमें ऑलरेडी सवाल में दे रखा है। आपको म्यू 4 की वैल्यू पता करनी है। चौथा केंद्रीय आघूर्ण मतलब मूवमेंट, तो चौथा मतलब हो गया मूवमेंट, आपको पता करना है म्यू का सिंबल हम चेंज कर लेते हैं। म्यू जो पता करना है, म्यू पता जो करना है वो पता करना है आपको म्यू 4, ये आपका सवाल है। ठीक है जी। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, अलग से आपको एक पेज लेके समझा देता हूँ, या समझा देते हैं आपको। क्वेश्चंस में जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है जो कि 5 है, हमें म्यू 3 पता करना है। इसके अलावा हमारे पास में जो बीटा 2 की वैल्यू है वो है हमारे पास में 3, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीटा 2 का फार्मूला लगाते हैं। बीटा 2 का फार्मूला होता है हमारा म्यू 4 अपॉन म्यू 2 की पावर 2, ये हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब बीटा 2 का मतलब क्या है, हमारे पास में 3 ऑलरेडी गिवन है, म्यू 4 हमें पता करना है, और जो म्यू 2 होता है वो एक तरीके का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो रूट होता है म्यू का। ठीक है जी, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो। तो इस केस में जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है, और क्योंकि इसका स्क्वायर लगाना है, यानी कि 5 का स्क्वायर और उसके बाद स्क्वायर, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब देख लीजिए कैसे लिखा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है म्यू जो होता है, पहले म्यू की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 25, 5 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, यानी कि 625 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 625 इंटू 3, तो ये हमारा म्यू 4 की वैल्यू आ गई, जो कि आएगी 15 से 1 6 और 1 7, 1875 इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी। तो इस केस में देखेंगे आप 1875 कब आया है आंसर, हाँ जी, तो इस केस में 1875 आंसर देखिए ये रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका आंसर आएगा वो ये आएगा, 9वें का 10वें का ए। समूहन के लिए शेफर्ड संशोधन, यानी कि जब हम वो करते हैं जैसे म्यू 1 डैश लगाते हैं, म्यू 2 डैश लगाते हैं, म्यू 3 डैश लगाते हैं, इसका प्रयोग कब होता है, जब आघूर्तों के संशोधन के लिए, यानी कि जो मूवमेंट है उसको हम संशोधित करते हैं, तब जाके इसका प्रयोग होता है। ठीक है जी। इसके अलावा 12वां क्वेश्चन हम कह रहा है समांतर माध्य के लिए पारित प्रथम आघूर्त का मान सदैव क्या होगा। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो मूवमेंट 1 है उसकी वैल्यू 0 ही होती है, मूवमेंट 3 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, केवल उस केस में जब हमारे जो मूवमेंट है वो एक्चुअल मीन के बेस पर निकाला गया है, यानी कि श्रृंखला में किसी भी तरीके का डिस्पैरिटी नहीं होगी। तो इस केस में समांतर माध्य के लिए पारित प्रथम आघूर्त का मान सदैव होगा 0 के बराबर। तो 12वें का इसका आंसर आप ए लिख सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम बात करते हैं।
द्वितीय केंद्रीय आघूर्ण यानी कि μ2 का मान सदैव किसके बराबर होता है? देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको बार बार, μ2 जो होता है वो बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के, ये आप याद रखिएगा, ठीक है जी। यानी कि μ2 जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट होता है μ2 का। तो जैसे मर्जी आप इसको बोलो, लेकिन बात यही है, इसका मतलब ये आंसर आपका आ जाएगा। अगला कह रहा है आरवें केंद्रीय आघूर्ण का सूत्र क्या है? देखिए अगर हम केंद्रीय आघूर्ण की बात करें तो इसका मतलब हमारी वैल्यू पूरी की पूरी है। सेंटर मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि हमारा जो 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 एक तरीके से सीरीज है वो सिमेट्रिक है, और उस वाले में हम जो फॉर्मूला लगाएंगे मूवमेंट लगाने का वो होगा 1/n इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की पावर एक्स बार, और जो भी मूवमेंट होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो सी बैठता है, इस हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है जी। अब कह रहा है कुकुदता यानी कि जो स्क्यूनेस है गुणांक β2 होता है, ठीक है जी, मान लिया β2 होता है सदैव धनात्मक, सदैव शून्य, सदैव ऋणात्मक, सदैव 3 से छोटा। तो मैं आपको बता देता हूं कि 3 होते हैं L M P, लेकिन होता ही हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव भी 1 से ज्यादा होता है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमेशा जो P की वैल्यू आएगी इट विल बी मोर देन और इक्वल टू 1, ठीक है जी। धनात्मक होगा और 1 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब सदैव धनात्मक होगा, शून्य नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, 3 से छोटा तो हो ही सकता है लेकिन सदैव धनात्मक होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 17वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बार 17वां देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि बहुलक के दोनों ओर की आवृत्ति का योग बराबर है, यानी कि बहुलक से इधर भी और उधर भी दोनों तरफ आवृत्ति बराबर बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब दोनों ओर की आवृत्ति बराबर बराबर है तो इसका मतलब है कि जो मीन है वो मीडियन के बराबर है और मोड के बराबर है। यानी कि यदि बहुलक के दोनों ओर की आवृत्ति बराबर बराबर है तो उस स्थिति में आवृत्ति वितरण में विषमता का अभाव होगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से विषमता पाई नहीं जाएगी। प्रथम चतुर्थक और द्वितीय चतुर्थक एक समान होगा, ऐसा नहीं होता। आवृत्ति वितरण कूट कुकुदी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आवृत्ति वितरण चपट ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि इस तरीके की चीजों में विषमता का पूरी तरीके से अभाव पाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, और 18वां क्वेश्चन हम आपके लिए करवा रहे हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है यहां से कि कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक है। कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक का फार्मूला मैं आपको पहले से समझा देता हूं। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक का फार्मूला देखिए ये है, मैं बिना देखे बता रहा हूं आपको, ये नहीं देख रहा। हमारा सिंपल फार्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा फार्मूला फिट हो रहा है। अगर कभी मोड नहीं दिया हो, मान लीजिए कभी मोड नहीं दिया हो, तो हम लिखेंगे 3 मीडियन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बेसिकली फार्मूला है। अब इससे देखो कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है, यानी कि अगर आप इसको सही तरीके से देखो तो ये वाला फार्मूला मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें 3 है, लेकिन इसमें मीडियन माइनस मीन किया हुआ है, जबकि हमारा फार्मूला है मीन माइनस मीडियन, तो ये वाला नहीं मैच करेगा। ए की बात करते हैं तो ए में हम मीन माइनस मोड करते हैं, जबकि इसमें कर रखा है मीन माइनस मीडियन, तो ये वाला फार्मूला भी गलत है। इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारा फार्मूला है 3 मीन माइनस मीडियन, जबकि इसमें कर रखा है मीन माइनस मोड, तो ये भी गलत है। और डी देखें तो ये वाला फार्मूला इस वाले फार्मूले से मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो डी बैठेगा। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि माध्य छोटा है, माध्यिका से छोटा है बहुलक से, यानी कि माध्य अगर छोटा है बहुलक से, तो इसका मतलब है कि ऋणात्मक विषमता पाई जाएगी। 19वें का जो आंसर है वो ए रहेगा। हम ऑलरेडी दोस्तों कई बार पढ़ चुके हैं कि माध्य अगर छोटा है बहुलक से तो ऋणात्मक विषमता है, और अगर माध्य बड़ा है बहुलक से तो धनात्मक विषमता है। किसी आवृत्ति वितरण में β1 दे रखा है 5, चलो ठीक है, β1 का मतलब है विषमता 5 दे रखी है।
यदि प्रत्येक मान में 2 से भाग कर दिया जाए, यानी कि बीटा के मान में प्रत्येक भाग में 2 से क्या कर दिया जाए, प्रत्येक मान में 2 को घटा दी के 3 से भाग कर दिया जाए। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 20 का आंसर जो इसमें लिखा हुआ है बुक में, मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूं। हालांकि इसका सही आंसर क्या है वो तो देखिए मतलब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बताऊं। इसमें जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि बीटा गुणांक मूल बिंदु तथा पैमाने के परिवर्तन से स्वतंत्र है, अतः विकल्प सी सही माना जाएगा। तो देखिए इसका जो विकल्प सही है वो सी है, क्योंकि ऐसा ये बोला गया है कि बीटा गुणांक मूल बिंदु तथा पैमाने के परिवर्तन से स्वतंत्र है, इसलिए इसका मान 3 मान लिया गया है। ठीक है जी, चलो हमने भी मान लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां का मान क्या होगा, 1 से बड़ा, सदैव शून्य, सदैव 3 से छोटा, सदैव ऋणात्मक। ऋणात्मक तो होने का क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब ये 2 पॉइंट तो आप इसको गलती कर दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये 1 से छोटा हो सकता है लेकिन सदैव नहीं हो सकता, सदैव से बड़ा भी हो सकता है, और सदैव 1 से बड़ा ये सबसे सटीक आंसर है दोस्तों। इसका मतलब आप जब आंसर लिखें तो इसका आंसर जो है वो सबसे सटीक है। 22 पर आ जाते हैं। 22 कह रहा है किसी आवर्ती वितरण में वक्र के दाईं ओर और लंबी पुंछ हो, दाईं ओर लंबी पुंछ हो, तो कौन सा सही है, यानी कि दाईं ओर लंबी पुंछ, इसका मतलब इस केस में मीन बड़ा होगा, दाईं ओर का मतलब इस तरीके की। ठीक है जी, मीन बड़ा होगा, मीडियन उससे छोटा होगा, और उससे छोटा होगा मीडियन, तो ये वाला आंसर सही माना जाएगा। 23 की बात करें, 23 कह रहा है किसी आवर्ती वितरण में विषमता गुणांक 2 है। चलिए मैं इसको न्यूमेरिकल है तो आपको यहां समझा देता हूं। हाँ, 23 कह रहा है किसी आवर्ती वितरण में विषमता गुणांक यानी कि स्क्यूनेस जो है वो 2 है। ठीक है जी, परिमाप विचलन 4 है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, मान लिया। माध्य 41 है, ये भी मान लिया। बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्क्यूनेस हमें 2 दे रखा है, z की वैल्यू हमारी 41 है, मोड हमें पता करना है, ये वाली वैल्यू हमारी है 4, तो इधर जाके 8 हो जाएगा। 8 माइनस 41 इक्वल टू माइनस का z, तो ये बचेगा हमारा 33 इक्वल टू माइनस z, z से z कट जाएगा, तो इसका मतलब जो मोड का आंसर आएगा इट विल बी 33, तो इसका जो आंसर है वो बी बैठेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 24 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों चतुर्थकों का योग 100 है, यानी कि Q3 प्लस Q1 100 है। ठीक है जी, इसके अलावा कह रहा है कि माध्यिका जो है वो 38 है, मीडियन जो है वो 38 है, मान लिया। इसके अलावा चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन का मतलब क्या है, Q3 माइनस Q1 बटे 2, ये आप याद रखिएगा। इंटायर क्वार्टल रेंज का होता है, चतुर्थक विस्तार होता है Q3 माइनस Q1, और क्वार्टल होता है यानी कि चतुर्थक विचलन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। ये सारे न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी आपको करवाए हुए हैं, जिसकी वैल्यू 6 के बराबर है। तो बाउले के विचलन गुणांक की वैल्यू क्या होगी, देखिए मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। बाउले का गुणांक कहलाता है, स्क्यूनेस की जगह हम इसको S लिख देते हैं, और इसका फार्मूला जो है वो होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, ये आपका फार्मूला होता है। अब हमें फार्मूले के हिसाब से देखिए तो इसकी वैल्यू 100 है, माइनस 2, और मीडियन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है जो कि 38 है। ब्रैकेट लगा देंगे। अगर हम इसको देखें तो हमें चाहिए क्या, Q3 माइनस Q1, और हमारे पास है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो अगर हमें Q3 माइनस Q1 निकालना है तो इसका मतलब सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 अगर 6 है तो Q3 माइनस Q1 12 होगा। अब हम अपने सवाल को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर हम 100 में से माइनस कर देंगे 8 दूनी 16, 76
डिवाइड कर देंगे 12 से। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसके आंसर आ जाएगा 24/12 यानी कि 2। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो इस स्थिति में विषमता गुणांक जो है वो 2 के बराबर होगा, ये इसका आंसर बैठेगा। ठीक है जी। अगला कह रहा है कि बाउले विषमता गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेम सवाल है लेकिन तरीका बदल दिया गया है। हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, एक बार मैं आपको यहां पढ़ के बता देता हूं। Q3 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, ये हमारा फार्मूला है। अब अगर हम बात करें डी की, हम डी से शुरू कर रहे हैं, डी के, तो डी में हमें क्या दे रखा है, डी का फार्मूला है हमारा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन 2 इंटू Q3 माइनस Q1। और ये फार्मूला गलत है क्योंकि इसमें 2 नहीं आता, इसका मतलब डी जो है वो गलत है। ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे इसकी आप कह सकते हो एक तरीके से बात करेंगे सी की, तो सी का हमारा क्या कह रहा है, सी का फार्मूला पढ़ लेते हैं एक बार। Q3 प्लस Q1 माइनस मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, ये इसका मतलब है। लेकिन यहां पे क्योंकि 2 मीडियन है और यहां पे सिंगल मीडियन है, इसलिए ये वाला फार्मूला भी गलत है क्योंकि यहां पे सिंगल मीडियन लगा रखा है, होना चाहिए 2 मीडियन का। बी की बात करें तो यहां पे चतुर्थक विचलन दे रखा है। चतुर्थक विचलन का मतलब क्या है, ऊपर का फार्मूला तो सही है लेकिन नीचे वाले में Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 दे रखा है, इसलिए भी गलत है। होना ये चाहिए कि अगर हमें चतुर्थक विचलन दिया हुआ है तो नीचे का 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला फार्मूला बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि सही फार्मूला क्या होगा कि अगर आप लिख रहे हो इस तरीके से Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, ये वाला फार्मूला है बेसिकली, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वाला फार्मूला जो है 25 वो बिल्कुल सही फार्मूला बनता है। अब दोस्तों इसी तरीके से हम 26 क्वेश्चन पे आ जाते हैं और 26 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विचरण गुणांक 8 है, 8% है, यानी कि सीवी हमें दे रखा है ऑलरेडी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 8%। ठीक है जी, मान लिया। माध्य दे रखा है हमें 5 का, ओके जी। बहुलक दे रखा है हमें 4 का, मान लिया। हमें विषमता गुणांक पता करना है, स्क्यूनेस पता करनी है। देखिए फार्मूला मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अगर हमें सीवी निकालना है तो सीवी का फार्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। और सीवी हमें क्योंकि 8 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं है, मीन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 5 और क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, और ये हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके जी दोस्तों, तो इसको मल्टीप्लाई इधर ले जाएंगे तो 40 इक्वल टू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जाके डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 0.4 बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। अब हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूले को जरूर याद रखिएगा कि स्क्यूनेस का फार्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन की वैल्यू 5 है, मोड की वैल्यू 4 है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0.4 है। इसका मतलब 1 को अगर 0.4 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 2.5। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर 2.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए। 27 कह रहा है किस परिघात का मान सदैव शून्य होता है। परिघात मतलब मूवमेंट का, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मूवमेंट 1 होता है यानी कि μ1 का मान हमेशा शून्य होता है, और ये तब होता है जब हम इसको माध्य से निकालते हैं। माध्य से परित, माध्यिका से नहीं, बहुलक से नहीं, इनमें से किसी से नहीं, ये वाला गलत है। ओके जी। कुकुदता यानी कि कुटरसिस का माप के लिए प्लेटिपस करने वाले सांख्यिकी विधि का नाम क्या है दोस्तों। इसका आंसर जो है वो गॉटेस है, WS गॉटेस, आप याद रखिएगा।
हालांकि हमने इसको करवाया नहीं, लेकिन इससे एमसीक्यू से ये पता चलता है 28 के ए से कि WS गॉसेट सॉरी ये इसके संस्थापक रहे हैं। ठीक है जी। अगला हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, जिसमें से 29 कह रहा है कि β2 और y2 में सही संबंध क्या है। देखिए मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं। हमारा फॉर्मूला है गामा 2 इक्वल टू β2 -3, ये एक्चुअल में इसका फॉर्मूला है। और अगर मान लीजिए β2 जो है, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूं, हाँ β2 -3, अगर ये β2 3 है तो ये वाला 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में जो डायग्राम बनेगा वो LMP में M वाला बनेगा, मध्य वाला। तो सही संबंध क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। अब इस फार्मूले को देखिए, इस तरीके से लिखा गया है β2, तो ये वाला फार्मूला गलत हो गया, ये भी गलत है। अब ये वाला फार्मूला देखिए, इसको इस तरफ ले गए, यानी कि β2, ये वाला आंसर सही बनेगा, β2 इक्वल टू y + 3। ठीक है जी दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कर सकते हो। 30 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं और 30 क्वेश्चन कह रहा है कि सूत्र J यानी कि आपका जो स्क्यूनेस है उसका ये वाला फॉर्मूला दिया है। ठीक है जी, दे दिया है। अब इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, इस फार्मूले को बोलते हैं कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सारे क्वेश्चन हैं, आप और भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है ऐसा है जो आपको नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मुझे बताइएगा, चैट में बताइएगा, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो PDF फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। जो न्यूमेरिकल आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा वो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, और कुछ न्यूमेरिकल मैं अपनी तरफ से भी आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो बाकी के न्यूमेरिकल अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये तो हमें और आने चाहिए, तो आप हमें बताइएगा, हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।